संगठन जिसको भी टिकट देता है हम उसके साथ हैं। तो फिर स्टूडेंट की लड़ाई लड़ेगा कौन? हम ही थे उनकी लड़ाई लड़ने वाले, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले। ये लड़ाई उन छात्रों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी अभी वो जो फीस भर रहा है 3% फीस ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन दशोर और आप लोग देख रहे हैं टुडे न्यूज़ राजस्थान। हम हैं तैयार, छात्र संघ चुनाव 2024 आप लोगों के सामने हैं। सारे छात्र नेताओं की त्यौहार आने वाले हैं और इन त्योहारों की तैयारी में सभी लोग जुट चुके हैं। तो आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं बनवारी धाकड़ से, जो कि यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और बनवारी धाकड़ हमारे बीच में है। टुडे न्यूज़ परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले बनवारी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार अपना प्रोफाइल, अपना व्यक्तित्व हमारे जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं उन्हें बताएं। सबसे पहले तो भैया टुडे न्यूज़ राजस्थान और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। भैया मेरा नाम बनवारी धाकड़ है और मैं पिछले 7 साल से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और पिछले 7 साल से मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं 2017 में भैया इस यूनिवर्सिटी में आया, तब से मैं देख रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को जो परेशानियाँ हैं। तो मैंने पहले मेरे छात्र संघ चुनाव लड़ने का कोई मकसद था नहीं, पर मैंने जैसे ही स्टूडेंट की समस्या लेके आते थे कि भैया ऐसा है ऐसा है, तो फिर मेरे को लगा कि अपने बिना नेता बने ये समस्याएं सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ने का फैसला किया। भैया बहुत सारी समस्या है इस यूनिवर्सिटी में जो जिसके लिए मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, सब समस्या पर। तो मतलब वही समस्याएं आपके मुद्दे हैं। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस छात्र संघ चुनाव को लड़ने के? ये छात्र संघ चुनाव के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर भैया सबसे बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी में एक फीस की है, जो कि अभी पिछले साल ही बढ़ी हुई है। 30% फीस कर दी इन्होंने, बढ़ा दी। दूसरा एक रिवोल्यूशन की है, एक हॉस्टल वाली फीस है, एक CCTV कैमरा की है और एक स्टूडेंट यूनियन की फीस है जो इस साल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो अभी इनसे ली जा रही है, पिछले साल नहीं हुए तो भी ली इनसे। तो ये 5 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को थोड़ा एलिब्रेट करके बताएंगे आप? हाँ भैया जरूर। इसमें भैया सबसे बड़ा मुद्दा अपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस को, भैया यूनिवर्सिटी की फ़ीस 30% बढ़ा दी। अभी यहाँ MBA की फ़ीस 1,08,000 रुपये। अभी पैसिफिक और दूसरी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 60,000 में 70,000 रुपये में MBA करवा रही है और यहाँ से अच्छा उनका प्लेसमेंट भी है, तो कैंडिडेट वहाँ जाना पसंद करेगा। इसीलिए स्टूडेंट की इस बार भी काउंसलिंग हुई, BSc में आधे स्टूडेंट काउंसलिंग करवाई, क्योंकि ये BSc की फीस 40,000 रुपये। अब बाहर की जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो 15 या 10,000 में BSc करवा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या फीस ज़्यादा कर दी यूनिवर्सिटी ने और ये बहुत फीस वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी वजह से स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं, एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जब अपने यहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, और इतनी फीस सारे कोई एफर्ट नहीं कर पाता है। सब गरीब परिवार से लोग ट्राइबल एरिया से आते हैं, तो फीस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा भी फीस का है। 30% फीस बढ़ा के इन्होंने बहुत गलत की थी। इसके लिए शायद आपने अनशन भी किया था? हाँ, इसमें हमने बहुत 2-3 बार प्रोटेस्ट किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जनरल तले 2-3 बार किया है, पर अभी तक इस फीस का कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। और दूसरा भी एक मुद्दा है रिवोल्यूशन वाला, कि ये सबसे पहले स्टूडेंट को फेल कर देते हैं, फिर ये रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं, 500 रुपये देते हैं और उसके बाद उनको पास करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वो 500 रुपये लेके इनको पास कैसे करते हैं। अगर कैंडिडेट ने कॉपी में लिख नहीं रखा है तो उसको रिवोल्यूशन में पास कैसे होता है? या तो उसको वो उसमें पास नहीं होना चाहिए, और अगर उसमें पास होता तो मतलब उसने पहले लिख रखा था, उसको पहले पास करना था। पर ये 500 रुपये लेके और उसके रिवोल्यूशन की फीस और फिर उसको पास करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी के तानाशाही हो रही है और यूनिवर्सिटी ये पैसे सारे गबन कर रही है। तो मेरा ये मानना भी है कि ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। रिवोल्यूशन से 500 रुपये लिए जा रहे हैं ना, ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। या तो रिवोल्यूशन फीस कम करो, आप 100 रुपये रखो, 500 रुपये बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये आप भी ये एलिगेशन लगाना चाहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जबरन 500 रुपये ले रही है एक तरह से, भले स्टूडेंट अपनी इच्छा से जमा करा रहा है लेकिन फेल करने के कारण वो पैसा, फेल होने के कारण वो जमा करा रहा है और फिर वो पास हो जा रहा है। तो आप एलिगेशन है एक तरह से बहुत बड़ा। हाँ, आप इसको भी एलिगेशन समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। अगर मान लो अगर उसको फिर पहले फेल है कैंडिडेट, तो आप उसको 500 रुपये दे के पास कैसे हो जाता है? अगर कॉपी में नहीं लिख रखा तो फेल है ना, तो फिर 500 रुपये दे के भी पास हो रहा है। या तो पहले पास होना चाहिए था, या फिर आपने 500 रुपये उससे रिश्वत लेके एक तरह से और आपने उसको पास कर दिया। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? एक भैया हॉस्टल का सबसे बड़ा मुद्दा है कि UGC के गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी 10% स्ट्रेंथ स्टूडेंट मतलब हॉस्टल में रखने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अपने यहाँ जैसे मान लो 15,000 स्टूडेंट है, तो अपने यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जो स्ट्रेंथ है वो मान लो 300-400 का आसपास होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से हैं, कोई पूरे भारत में अपनी यूनिवर्सिटी में पूरे भारत से भी आते हैं लोग पढ़ने, और अपने ट्राइबल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, आसपास गाँव से आते हैं। तो वो सब प्राइवेट बाहर उनको प्राइवेट हॉस्टल में रूम लेके रहना पड़ता है। तो अपने हॉस्टल्स नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत हॉस्टल्स की है। अपने यहाँ मतलब आप देख लो 4 हॉस्टल है, उसमें से 2 SC/ST रिजर्व कर रखा है उन्होंने। एक लो हॉस्टल के लिए एक कॉमन हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। तो हॉस्टल और होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, ताकि बाहर के जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो बाहर मतलब उनको 5-4 हज़ार रुपये में रूम लेके नहीं रहना पड़े, वो यहाँ आराम से अपने सस्ते में रह सके। तो ये हॉस्टल का सबसे बड़ा इशू है। किस से लड़ने वाले हैं चुनाव? भैया मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दावेदारी कर रहा हूँ
और दावेदारी कर रहे हैं या आपका टिकट फाइनल हो गया है? भैया टिकट तो देखो संगठन 4-5 दिन पहले फाइनल करता है, संगठन निर्णय सर्वोपरि होता है। तो आप अकेले तो थोड़ी दावेदारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग और हैं जो भी दावेदारी कर रहे हैं। हाँ भैया, और है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम 5-6 जने तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन है जरा नाम बताएंगे? रौनकराज जी है, अंशुमान जी है, सुरेश जी वाल्य है, प्रवीण जी टाक है, युवराज सिंह जी गमेरी है। तो हम सब जने तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको जैसे टिकट नहीं मिलता है और उनमें से किसी एक को टिकट मिलता है तो क्या सब लोग सहमत रहेंगे फिर उस पर? जरूर भैया, संगठन निर्णय सर्वोपरि हमारे लिए। संगठन जिसको भी टिकट देता है हम उसके साथ हैं, चाहे कि हम 5-6 जनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा, संगठन उसके साथ है। संगठन निर्णय सर्वोपरि भैया। ओके, आपने जो पहले अनशन किया था तो क्या वो अनशन पूरा हुआ था या फिर उस अनशन का आपने जो जिस भी मुद्दे पे, उस पहले तो ये बताइए किस मुद्दे पे वो अनशन किया था आपने? या हमने अनशन किया था फीस को लेके, जो 30% फीस बढ़ी हुई है इसको लेके, और इसको लेके हमने अनशन किया था। तो उस टाइम इसी में मिले नहीं थे तो हमने प्रोटेस्ट किया बाहर एडमिन ब्लॉक के सामने। तो इसी में थे नहीं, तो इसी में हमने बोला कि आप रजिस्टर होकर इनको ज्ञापन दे दो हमारे नाम से। तो हमने उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने बोला कि इस पर कमेटी बना के डिसीजन लेंगे, फीस कम करेंगे। तो फिलहाल उसका कोई कमेटी का डिसीजन आया नहीं है और फीस अभी वही है, फीस इन्होंने कम करी नहीं है। एक बात बताइए, जब आप ये अनशन का आपका रिजल्ट नहीं आया जैसा कि आप बता रहे हैं, जब आप ये अनशन करते हैं तो जो बच्चे वहाँ पर अपनी स्टडी छोड़कर बैठते हैं तो क्या उनका पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है उसमें? भैया पढ़ाई का नुकसान तो उनका कहीं ना कहीं हो रहा है, पर फीस हम ये लड़ाई उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर मेरी लड़ाई नहीं है या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन छात्रों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी अभी वो जो फीस भर रहा है 30% फीस ज़्यादा देकर भर रहा है। तो वो अगर उनको एक दिन मतलब 1 घंटा अगर वो अपनी स्टडी का निकाल रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो हम लड़ाई उसी के लिए लड़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर विद्यार्थी परिषद की और हमारी लड़ाई जो है नहीं हो। क्या छात्र संघ चुनाव 100% होंगे इस साल? भैया छात्र संघ चुनाव का तो अभी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो कैलेंडर निकाला उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो करवाएगी। तो अभी मतलब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली नहीं कि कब होंगे, पर लग रहा है कि इस महीने में छात्र संघ चुनाव होंगे, तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मतलब अभी 50-50 में चल रहे हैं छात्र संघ चुनाव के, अभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाँ भैया, अभी 50-50 में चल रहे हैं, छात्र संघ चुनाव हो भी सकते हो नहीं। ओके, आगे नहीं हुए तो ABVP का क्या प्रतिरूप होगा इस चीज़ को लेकर? भैया छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वो पहले भी जब चुनाव नहीं हो रहा तब भी छात्रों के लिए खड़ी है, और चुनाव नहीं हुए अब इस साल नहीं होगा तो भी छात्रों के लिए हमेशा 365 दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपको कैंपस में दिखेगा। नहीं, चुनावों को लेके क्या ABVP का रुख रहेगा नहीं हुए? हमने सरकार से मांग भी करी है कि छात्र संघ चुनाव, हमारे वासुदेव जी देवनानी जो विधानसभा स्पीकर है, जो पहले हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन्होंने भी मुद्दा उठाया है, और कुछ विधानसभा में जो MLA उन्होंने भी मुद्दा उठाया है कि छात्र संघ चुनाव हो। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो। अगर नहीं होते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ मतलब कम मीटिंग करके और कुछ आगे का जो भी निर्णय होगा वो एक मीटिंग होगा वो बाद में करेंगे। एक आदर्श स्टूडेंट लीडर के क्या क्या मतलब प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या मतलब वो कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? क्या है मतलब एक आदर्श स्टूडेंट लीडर किस तरह का होना चाहिए, वो मतलब किस तरह से सोचना चाहिए उसको? मैं एक आदर्श स्टूडेंट लीडर की छवि साफ, मेरा मानना है कि उसकी छवि साफ होनी चाहिए, और वह जो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसका मतलब उन जो स्टूडेंट वगैरह उनका लीडरशिप उनका प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसा लीडर होना चाहिए हमारा, जिनको उनके हक के लिए लड़ सके। वो अगर वो फ़ोन करें कि भैया हमारा ये काम है आधी रात में, तो आधी रात में उनके लिए तैयार है। नहीं, मैं खूबियाँ पूछ रहा हूँ, ये तो आप उनके बारे में बता रहे हैं, खूबियाँ क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट लीडर की? तो उसकी छवि साफ होनी चाहिए, और मतलब पढ़ने वगैरह में सब तो वैसे होते ही हैं, क्योंकि बाकी छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हो, अगर आपके बेग है वैसे छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको पढ़ाई में तो वैसे ही सब होते हैं, तो पढ़ाई भी होनी चाहिए उनके साथ साथ। क्या आप मतलब जब ये स्टूडेंट लीडरशिप निभाते हैं तो इस वजह से आपकी खुद की पढ़ाई इफेक्ट नहीं होती? खुद की पढ़ाई तो होती है भैया, पर साथ में हमें स्टूडेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ती, तो इसलिए हम दोनों चीज़ें साथ में करते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि छात्र संघ चुनाव और ये छात्र नेता जो होते हैं उनके पास में इतना काम होता है कि उन्हें स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप अपनी स्टडी कब करते हैं? भैया हम पूरे दिन कैंपस में रहते हैं, उसके बाद स्टूडेंट वगैरह से मिलना, उनके रूम पे कोई कैंपेनिंग करना, कोई कहाँ रह रहा है कहाँ है वहाँ उनसे मिलने जाते हैं। फिर रात में भी मैं खुद बता दूँ, मैं 9 या 10 बजे बाद फ्री होता हूँ, उसके बाद मैं बैठ के स्टडी करता हूँ। मैं पूरे दिन स्टूडेंट कैंपस में खड़ा हूँ स्टूडेंट के लिए, उसके बाद मैं स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, बाहर कौन कहाँ रह रहा है, उसी काम है तो काम करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं रात में जाके 9 बजे बाद खाना वाना खा के फिर स्टडी करता हूँ। आपके एवरेज क्या क्या परसेंटेज चल रहे हैं अभी आपके? मेरे एवरेज भैया 60 से मतलब कोई 58 से 60 का हुआ है। 58 से 60 से अबव हैं आपके, तो आप अगर पढ़ाई करोगे ढंग से तो आपका तो मेरिट में आ सकता है, फिर इतना अच्छा पढ़ सकते हो आप। जब इतना काम संभालने के बाद भी आप 60% तक पहुंच पा रहे हैं, तो अगर खाली आप स्टडीज़ पे ध्यान देंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे फिर? तो ऐसा फिर इसमें ध्यान देने का क्या मतलब है? वो भी है भैया, पर अगर सभी जने अगर हम जैसे हम सब स्टूडेंट लीडर है,
अगर हम सभी इसी भी चीज़ में कि हमें पढ़ना ये करने लग जाएंगे तो फिर स्टूडेंट की लड़ाई लड़ेगा कौन? हम ही तो उनकी लड़ाई लड़ने वाले, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें साथ में करनी पड़ती है। तो एक स्टूडेंट लीडर बेसिकली एक छात्रों के लिए करता ही है, वो छात्रों के अधिकार के लिए लड़ता है, उनके हक की लड़ाई लड़ता है। किस तरह का है? मान लो उनकी फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, तो अभी वो हमारे पास आए कि भैया हमारे इस कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम उनके वो ज्ञापन लेके उनको साथ लेके हम डीन के पास गए, डीन नहीं मानना तो हम रजिस्ट्रार किसी के पास गए, तो हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। उनके मान लो किसी की समस्या है कुछ कि भाई हमारी ये समस्या आ रही है, हमारा टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो हम टीचर को फ़ोन करके बोलते हैं सर आप क्लास का टाइम हो गया, आप क्यों नहीं आए? तो हम ये सभी लड़ाई स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं, उनके काम करते हैं। मैंने बहुत से छात्र नेताओं को बहुत बड़े जोर जोर से बोलते हुए देखा है, बड़ा मतलब हंगामा मचाते हुए देखा है। ऐसा क्यों? ज़रूरी है क्या ये? आप टीचर्स के सामने खड़े हैं, छात्र नेता हैं, वो जोर से बोल रहे हैं टीचर्स के सामने, तो क्या मतलब इस चीज़ का ये गलत है या सही है? क्या लगता है आपको? भैया एक तरह से सही पे एक तरह से गलत। जहाँ प्यार से समझ रहा है तो हम प्यार से समझाते हैं, तो जहाँ से अगर उसको मतलब प्यार से नहीं समझ रहा तो थोड़ा उसको मतलब बुलंद आवाज़ करके थोड़ा आवाज़ तेज करके मतलब एक तरह से आप डराना चाह रहे हैं? डराना तो नहीं, पर एक तरह से जो जोर से बोलने से क्या है कि उसको लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में स्टूडेंट लीडर है, नहीं किसी के अधिकारों के लिए स्टूडेंट के लिए आया, लड़ाई करने मतलब उनके अधिकारों के लिए लड़ने आया, तो इसलिए हम ये चीज़ें। हमारे संस्कृति में कहा गया है गुरु सबसे बड़ा होता है, तो जब सबसे बड़ा गुरु होता है तो गुरु के सामने जोर से चिल्लाना, इतनी तेज आवाज़ में बात करना, तो ये हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में नहीं आता। देन वाई ये क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, वो तो हम भी मानते हैं, हमारे गुरुदेव हमें पढ़ाया है, हम किसी गुरुदेव के यूँ नहीं कि उनका तू करके या फिर उनका आदर मतलब उनका अनादर कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। हम बस वो थोड़ा यूँ आवाज़ तेज़ करके बोलते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, शटर लगा रखे हैं, गेट बंद हैं, उसके बाद जो पुलिस वालों को बुलाना पड़ जाता है कितनी बार तो आप लोगों को उठाने के लिए, तो इस तरह का मतलब क्या मतलब है इस तरह से? तो भैया हमारी लड़ाई जो होती है उस कुर्सी से होती है, वहाँ उस कुर्सी बैठने वाले से नहीं होती। हमारी मान लो लड़ाई है तो वीसी की कुर्सी से, वीसी की कुर्सी पे मान लो अभी मैम बैठे हैं, इससे पहले सर बैठे थे, तो जो भी वहाँ बैठेगा उससे लड़ाई नहीं हमारी, मतलब कुर्सी से लड़ाई हमारे। तो हम मतलब हमारा ये शटर वगैरह बंद कराना तो ये है कि अगर प्यार से हम बोले उनकी हमारे काम में और हमारे प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो धमका के मना। धमका के नहीं, हम तो फिर हम धमका नहीं सकते कि हमारा टीचर है तो हम उसको गाली गलौज वगैरह कुछ कर नहीं सकते, तो हम कैंपस बंद करवा देते हैं कि गेट वेट लगाना, शटर बंद करा देते हैं ताकि उससे उनको थोड़ा यूँ लगे कि हाँ कि इन्होंने बंद कराया थे, काम इनका होना चाहिए। और एक बात बताइए कि ये नारे लिखता कौन है आपके? कि मतलब इतने यूनिक नारे आते हैं यूनिवर्सिटी के, जब कोई प्रेसिडेंट बनता है तो मतलब चुनाव में खड़े होते हैं तो एक बहुत ही अलग तरीके के नारे आने लग जाते हैं उस वक्त में मार्केट में, बहुत सारे जैसे मैंने सुने थे, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो नारे बहुत बड़े यूनिक होते हैं। लिखता कौन है ये नारे? नारे तो देखो खुद ही बनाते हैं, सबके जो कार्यकर्ता होते हैं, हर एक नेता के जो नीचे के जो टीम वाले लोग होते हैं उसके भाई होते हैं, वही बना देते हैं। आजकल हर एक नेता के नारे बड़ी आसानी से बन जाते हैं, एक लाइन दो लाइनें होती है। और दूसरा एक बात और बताइए मुझे कि ये जो छात्र नेता हैं इनके काफ़ी सारे झगड़ों के किस्से सामने आते हैं, तो ये झगड़ा कहाँ ज़रूरी है? ये झगड़ा तो हम तो जरूर नहीं करते भैया, मतलब देखो छात्र नेता और दोनों आपस में छात्र नेता कभी नहीं लड़ते, उनके नीचे के कार्यकर्ता में कुछ अनबन हो जाती है जिससे हो गया लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बाकी हम कभी ऐसे यूँ लड़ाई झगड़ा वगैरह करते नहीं, छात्र नेता जो होते हैं, और वो उनके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं कभी हम तो समझते हैं आपस में एक दूसरे को, पर नीचे वाले जो कार्यकर्ता हमारे जो भाई लोग होते हैं वो कभी समझते नहीं है, इधर उधर हो जाती है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े। तो आप नीचे वाले भाई लोगों को पहले कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? हम तो कंट्रोल करके रखते हैं, मान लो कभी कुछ हो जाता है, सबका गर्म खून होता है भैया, सब युवा है, सब फर्स्ट ईयर में आते हैं युवा जोश है, तो हो ही जाते हैं इन चीज़ों में, तो थोड़ा अनबन हो जाती है, तो उसकी वजह से हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और आजकल तो बहुत सारे मुकदमे यूनिवर्सिटी से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो इस तरह का क्यों? इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट कैसे बन गया? मुकदमा तो भैया देखो अभी कभी मतलब बाहर अगर कुछ ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उसमें मुकदमा कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हम कैंपस के अंदर तो हमने कभी ऐसा माहौल क्रिएट होने नहीं दिया। कैंपस के बाहर कुछ होती है वो उनकी पर्सनल लड़ाई होती है, बाकी कैंपस के अंदर हमारे सबसे नहीं, कैंपस के बाहर भी अगर कुछ है तो जैसे चुनावी दौर में जब लड़ाई चलती है, जब आपस में दो जने चुनाव लड़ते हैं, तो उस वक्त जो माहौल क्रिएट होता है उसी की वजह से तो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जनरेट होती है। जब उसकी वजह से बाहर की तरफ लड़ाई हो रही है तो वो कैंपस की लड़ाई कैसे नहीं हुई, ये सवाल है मेरा। वो तो भैया देखो बाहर लड़ाई हो जाती है तो वह ठीक है, मतलब किसी का यूज होता है तो वो केस कर देता है, कोई किसी से जलता है, कोई किसी से कुछ होता है, तो वो भैया बाहर की लड़ाई है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन। मतलब आपसी सौहार्द सबका बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे छात्र नेता आपस में सब इकट्ठे हैं, एक है। मतलब सब छात्र नेता अब देखो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सब एक है, बाकी दूसरे जो संगठन है उनके हम बोल नहीं सकते, बाकी तो वो भी तो छात्री हैं सर, कोई छात्री है, बना तो हर छात्र का होना चाहिए। और भैया छात्र नेता हम सब एक है, छात्र नेता हम सब एक साथ अगर अधिक मतलब मान लो किसी स्टूडेंट के अधिकार की लड़ाई है तो हम जहाँ हम दोनों संगठनों को एक होना पड़े तो भी हम उसके लिए एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आप अगर ABVP से हैं और NSUI का कोई समर्थक स्टूडेंट है, उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वक्त आप क्या करें?
तो नहीं, हम भैया स्टूडेंट प्लीज किसी भी संगठन से, हमारा काम है उसका काम करवाना, हम उसके अधिकार की लड़ाई लड़ना, चाहे वो किसी भी दूसरे संगठन से भी है तो भी हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता या इसका छात्र नेता उसके लिए काम जो भी काम है उसकी लड़ाई वो लड़ेगा। तीन चीज़ें देखिए बिल्कुल बराबर बात है। अब एक बात बताइए मेरे को, अभी तक तो आपने यूनिवर्सिटी की जो कमियां हैं उसके बारे में बताया, आप यूनिवर्सिटी की अच्छाई के बारे में बताइए। भैया यूनिवर्सिटी की अच्छाई तो यूनिवर्सिटी मोहल्ला छुकड़े यूनिवर्सिटी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और मेवाड़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अच्छाई की बात तो इतने मोहल्ला छुकड़े में जितने कोर्सेज चल रहे हैं राजस्थान किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कोर्सेज कराने यूनिवर्सिटी अपने मोहल्ला छुकड़े यूनिवर्सिटी है। तो अच्छाई तो इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, और एक दो कोर्सेज बंद है जो भी चालू हो जाएंगे, उसके बाद राजस्थान में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी हो जाएगी जिसमें इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इतनी भैया अपने इस यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेज चल रहे हैं वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो अपनी अच्छी ये है कि इतने सारे कोर्सेज चला रही है और इसका कैंपस जितना अच्छा है और यहाँ के स्टाफ जितने मतलब जिन्हें हैं उसकी सबसे अच्छे से डील करते हैं। वो एक आम स्टूडेंट भी उनके पास जाता है ना, चाहे किसी के पास, तो उससे सही से बात करती है, वो उसका काम करती है। जहाँ तक मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी मतलब टेक्निकली थोड़ी सी कमज़ोर है, मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली टाइम पे नहीं पहुँच पाती है। मतलब बहुत सारे छात्र नेताओं ने भी मुझे इसके बारे में बताया था कि मतलब एक मैं बहुत छोटी सी चीज़ जानता हूँ कि भाई एक बल्क व्हाट्सअप करके आता है, उसमें अगर सिर्फ एक एक्सेल डाल के अगर उस पर मैसेज डाल दिया जाए तो वो सारे स्टूडेंट्स तक पहुँच जाता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी टेक्निकली ऐसा यूटिलाइज नहीं करे, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? भैया ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से ये मैसेज वगैरह इनके जो चार्ज है ना, इनके पैसे लेती है यूनिवर्सिटी फीस में, उनकी फीस इंक्लूड करती है। पर किसी बहुत सारे मतलब मोस्टली आप देख लो 15,000 में से 2 या 1,000 जनों को, 1,000 या 2,000 जनों को इनके मैसेजेस आते होंगे, बाकी रिजल्ट आता है तो इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो हम सभी स्टूडेंट लीडर तो अपने स्टोरी स्टेटस पर लगा देते हैं, बाकी कुछ भी एग्जाम फॉर्म चालू हो रहे हैं या फिर कुछ एडमिशन फॉर्म चालू हो जिनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये टेक्निकली यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, पैसे लेके तो इनको काम करवाना चाहिए, पर ये इनको कुछ नहीं करना। एक बल्क या फिर टैक्स जो होते हैं ना, जो बल्क टैक्स मैसेज, ये सारे नंबर इनके पास है ही, डेटा है इनके पास, एक्सेल में चाहे तो एक्सेल में वो अपलोड करके इनको टैक्स करवा सकती है, फिर ये यूनिवर्सिटी नहीं करवाती। तो ये इनका टेक्निकली यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है और इसके स्टूडेंट से फीस ली जा रही है पर उसका ये यूटिलाइज नहीं करी फीस का। तो ये थे हमारे बीच में बनवारी धाकड़, जो कि यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से चुनाव की तैयारी इस बार कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और ज़रूर आपको टिकट मिले, आप आगे चुनाव में खड़े हों। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टुडे न्यूज़ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayar, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayar, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School, near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर, टुडे न्यूज राजस्थान।